हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्लास शुरू हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं पवन पर। तो सबसे पहली बात, हमारे सभी साथी, अगर कल वाली क्लास आपने देखी है और अगर कोई भी आपको डाउट है तो फटाफट पूछिएगा, फटाफट पूछिएगा। कल वाले टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछिएगा सभी लोग। आप में से जब आप लोग कह देंगे हाँ समझ आ गया, क्योंकि ये टॉपिक मेरे साथियों बहुत कठिन है, तो हम आपके स्तर को ध्यान में रखकर ही काजल, कोटे, गुड़िया, सुजाता, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। बस यही प्रणाम, यही नमस्ते है कि आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आप सही से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप में से किसी भी हमारे साथी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट करिएगा। राधे राधे विमलेश जी। हमें लगता है आप में से किसी को भी कोई डाउट है नहीं, तो फिर सीधे लिखाया जाए, सीधे लिखाया जाए। चलिए, तो देखिएगा, कल हमने बात की थी पवन से बनने वाली आकृतियां, यानी पवन मतलब हवा। तो जो हवा से आकृतियां बनती हैं वो दो तरह की बनती है, या तो कटाव से बनेगी या निक्षेप से बनेगी। तो जब कटाव से जो आकृतियां बनती है उसको कहते हैं अपर्दनात्मक आकृतियां। क्या कहते हैं? अपर्दनात्मक आकृतियां कहते हैं। और जो हम दूसरी कह सकते हैं कि जो निक्षेपण से आकृतियां बनती हैं उनको निक्षेपी आकृतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपी आकृतियां कहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो दो प्रकार की आकृतियां बनती हैं। एक तो आकृतियां कटाव से बनती हैं और दूसरा, एक तो बालू या चट्टानों के काटने से बनेगी, है ना, तो वो अपर्दन आकृतियां बनेगी। और दूसरा निक्षेपण से बनेगी, उनको निक्षेपी आकृतियां कहेंगे। तो बिल्कुल ऋतु रानी जी लिखाएंगे। तो इस तरह से दो तरह की आकृतियां बनती हैं। इनमें हमने कई चीजें पढ़ी, जैसे बातगर्द, इंसल्वर, डिमोसेल्स, जिसको भूस्तंभ कहते हैं, इसके अलावा यारडांग, ज्यूजेन। फिर इसके बाद साथियों अगला आता ड्राई क्रॉन्टर, जो कि हमने आपको नहीं बताया था क्योंकि इसमें कुछ बताने को था नहीं, इसीलिए। अगला हम बात करें तो निक्षेपी से जो आकृतियां बनती हैं उनको हम कहते हैं बालुका स्तूप, उनको हम कहते हैं बरखान, उनको हम कहते हैं बालसन, बलादा, प्लाया और लोयस। ठीक है, तो अब साथियों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिखाने जा रहे हैं, तो जल्दी से लिखिएगा। सबसे पहले डालिएगा पवन से बनी आकृतियां। ठीक है, तो सबसे पहले पवन यानी तेज हवाओं के द्वारा चट्टानों के कटने से बनने वाली आकृतियां क्या कहलाती हैं? पवन से निर्मित आकृतियां कहलाती हैं। तेज हवाओं के द्वारा चट्टानों के कटने से बननी आकृतियां तथा छोड़े हुए अवसाद से बनी आकृतियां छोड़े हुए अवसाद से बनने वाली आकृतियों को हम क्या कहते हैं? पवन निर्मित आकृतियां कहते हैं। पवन निर्मित आकृतियां कहते हैं, यानी पवन से निर्मित आकृतियां दो तरह से बनती हैं। या तो तेज हवाओं के द्वारा चट्टानों को काटा गया होगा, या जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको छोड़ा गया होगा। अवशिष्ट पदार्थों के छोड़े जाने से या चट्टानों के कटने से बनी जो आकृतियां होती हैं उनको हम पवन निर्मित आकृतियां बोलते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर याद रखना कि जो पवन के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, पवन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वह तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले होता है अपवाह। अपवाह किसे कहते हैं? फटाफट आपको मेरे प्रश्नों के आंसर देना है, जो नहीं समझ में आता वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पहले आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। सबसे पहले हमने आपसे कहा
सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं अपवाह। अपवाह किसे कहते हैं? हाँ आस्था जी आज दिखाएंगे। जल्दी से बताइए अपवाह। सन्निघर्षण, अपघर्षण। जल्दी से बताइए सभी लोग। बहा कर ले जाना। देखिए हवा बहती है, बिल्कुल सही कहा, बहा मतलब होता है बहना, यानी जब हवा चलती है और हवा के चलने से जो चीज सॉफ्ट होती है, जैसे मान लीजिएगा अगर हम आपसे कहें कि आप एक एक डलिया, सपोज करिए अगर हम आपसे कहें कि आप एक डलिया मिट्टी उठा लीजिए, तो आप नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है वो धरातल पर चिपकी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक डलिया बालू उठा लीजिए, तो आप बालू आसानी से उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बालू जो है वो ऐसे फ्री रहती है, फ्रीली रहती है, तो बालू को उठाना आसान है। तो वैसे ही जब पवन चलती है, यानी तेज हवाएं चलती हैं, तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो हवाएं क्या करती हैं, जो चीज मुलायम होती है उसको अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तो अपवाह में क्या कहेंगे? हवाओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा उड़ाकर, उड़ाकर लाना। हवाओं के द्वारा जो उड़ाकर लाया जाता है उसको अपवाह कहते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है सन्निघर्षण। क्या लिखा है? सन्निघर्षण। अब देखिए जब सन्निघर्षण लिखा है, सन्निघर्षण, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण मतलब रगड़ना, घर्षण मतलब रगड़ना। तो यहाँ पर जब लगातार पवन, पवन का यानी हवा का, पवन मतलब हवा का, हवा का लगातार लगातार चट्टानों पर रगड़ खाना, यानी जब हवा लगातार चट्टानों पर रगड़ती है तो चट्टान, चट्टान जिससे बनी होती, भाई चट्टान किससे बनी होती? चट्टान तो मिट्टी से ही तो बनी है। तो जब लगातार चट्टानों से टकराती है, चट्टानों को काटती है, चट्टानों को तोड़ती है, तो चट्टानों को अलग अलग कर देती। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? पवन का लगातार चट्टानों पर रगड़ खाना। ठीक है। तीसरा अपघर्षण। अपघर्षण क्या होता है? अपघर्षण, अपघर्षण मतलब नीचे वाली सतह को काटना, यानी यहाँ पर चट्टानों का काटना। तो यहाँ पर आपने तीन चीजें देखी है, सबसे पहले अपवाह, दूसरा सन्निघर्षण और तीसरा अपघर्षण। तीन चीजें देखी, सबसे पहले अपवाह, दूसरा सन्निघर्षण और तीसरा अपघर्षण। अपवाह किसे कहते हैं? हवाओं के द्वारा उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सन्निघर्षण क्या है? पवन का लगातार चट्टानों पर रगड़ खाना। अपघर्षण क्या है? चट्टानों का काटना। ठीक है, लिखते जाइएगा, हम ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको डायरेक्ट अब लिखते जाइए। अब दो तरह से आकृतियां बनेंगी, लिखिएगा। निर्मित आकृतियां, निर्मित आकृतियां। क्या कह रहा है? निर्मित आकृतियां। अब देखिए निर्मित आकृतियां कैसी होंगी? दो तरह की। सबसे पहले बातगर्त, डिमाइसेल्स, बातगर्त, डिमाइसेल्स, इसके अलावा मशरूम रॉक, मशरूम रॉक, इंसेलवर्ग, ज्यूजेन, ज्यूजेन, इसके अलावा ज्यूजेन के बाद आता है यारडांग, डाई क्राउंटर,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले बातगर्त, बातगर्त तो हमने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। डिमाइसेल्स, मशरूम राग, इंसेलवर्ग, ज्यूजेन, यारडांग, ड्राई ग्राउंटर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल, बातगर्त, इंसेलवर्ग, मशरूम राग, डिमाइसेल्स, ज्यूजेन, यारडांग, ड्राई ग्राउंटर। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब यहाँ पर आता है निक्षेपात्मक। निक्षेपात्मक मतलब छोड़ी गई आकृति से, यानी छोड़ी गई सामान से क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बनता है निक्षेपात्मक से, सबसे पहले आपके बनेंगे बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मतलब बालू का टीला। तो सबसे पहले क्या बने, बालू का स्तूप बने। बालू का स्तूप के बाद अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो बनता है बरखान। क्या बनता है, बरखान। तीसरा क्या बनता है, वालसन, बलादा, प्लाया, लोयस। यानी यहां पर क्या बना, बालू का स्तूप, बरखान, बालसन, बलादा, प्लाया और लोयस। ठीक है, कल हमने बालू का स्तूप आपको पढ़ाया था। बालू का स्तूप अगर चंद्राकार हो तो बरखान बनेगा, बालसन, बलादा, प्लाया और लोयस। एक पेडीमॉन्ट होता है, पेडीमॉन्ट। क्लियर, जल्दी से लिख लो फटाफट। यार डांग के नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बताते जाओ आप लोग। आस्था जी अब दिखा। बच्चा अब तो दिख रहा होगा ना लोयस के नीचे, अब तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा निखत, देखो। हो गया, चलिए अब सबसे पहले लिखिएगा बातगर्त। जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा क्योंकि इसको आज खत्म भी करना है। यहाँ पर हम कहते हैं बातगर्त। मरुस्थल में हवाओं के द्वारा तेज हवाओं के द्वारा बीच की वायु उड़ाने से गड्ढे से बन जाते हैं, गड्ढे से बन जाते हैं और उन्हीं गड्ढों में गड्ढे बन जाते हैं। इन्हीं को बातगर्त कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, बातगर्त कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा। बातगर्त में पानी भरने से झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे मिस्र की कतारा, जैसे मिस्र की कतारा झील।
मिस्र की कतारा में झील, ऐसे लिखे, मिस्र के कतारा में जो झील बनी है वो भी किसका है, बातगर्त का हिस्सा है। दूसरी अगर हम बात करें तो मेरे साथियों यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में बफेलो झील, बुफेलो झील, बुफेलो झील इसी का एग्जाम्पल है। जो अगर हम बात करें यूएसए में बुफेलो झील, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बातगर्त हो गया। बातगर्त के बाद हम दूसरी बात करते हैं इंसेल वर्ग की। इंसेल वर्ग, अब देखिएगा अगर कोई पूछता है कि इंसेल वर्ग क्या होता है तो याद रखिएगा मरुस्थल में बीच के भाग में आपको कई कई गुंबदाकार आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे, मरुस्थल में कहीं कहीं बीच के भाग में उठी हुई गुंबदाकार आकृतियां दिखाई देती हैं। मरुस्थल में कहीं कहीं बीच के भाग में उठी हुई गुंबदाकार मरुस्थल में कहीं कहीं बीच के भाग में उठी हुई गुंबदाकार आकृतियां दिखाई देती हैं। इंसेल वर्ग कहलाती हैं, इंसेल वर्ग कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कल हमने आपको बताया था, चलिए लिख लीजिए फिर हम फिगर आपको बता देंगे। तीसरी हम बात करते हैं इंसेल वर्ग हो गया। इंसेल वर्ग के बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा सबसे पहले आपने देखा बातगर्त। बातगर्त क्या था, जब वायु के द्वारा कोई गड्ढा बना दिया जाता है तो उसको बातगर्त कहते हैं। फिर इसके बाद आता है इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग की अगर हम बात करें तो मरुस्थल यानी जो मरुस्थल रेगिस्तान होते हैं बालू के बने हुए, तो उनमें बीच बीच में जहां पर कठोर चट्टाने होती हैं, मुलायम चट्टान को तो हवा तोड़ देती है, काट देती है, लेकिन जो बीच बीच में कहीं पर कठोर चट्टान होते हैं उनको हवा काट नहीं पाती है, और उन्हीं पर क्या बन जाते हैं, उन्हीं वही चट्टाने हमें खड़ी हुई दिखाई देती हैं, है ना, कहते हैं गुंबदाकार आकृति की दिखाई देती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंसल वर्ग कहते हैं। ठीक है, तीसरा लिखिएगा भूस्तंभ। तीसरा हम क्या कहेंगे, भूस्तंभ कहेंगे। भूस्तंभ को क्या कहते हैं, डिमाइसेल्स कहते हैं। डिमाइसेल्स कहते हैं। डिमाइसेल्स क्या होती हैं, देखिएगा जैसे मान लीजिएगा कहीं पर चट्टाने हैं, चट्टाने मिश्रित चट्टान है, कहीं कठोर है, कहीं मुलायम है, कहीं कठोर चट्टान है, कहीं मुलायम चट्टान है, तो जो मुलायम चट्टान है वो हवा के द्वारा काट दी जाएगी, जो मुलायम चट्टान है वो हवा के द्वारा काट दी जाएगी, और जो कठोर चट्टान है वो खंबे की तरह आपको खड़ी हुई दिखाई देगी, जो खंबे की तरह खड़ी हुई दिखाई देगी। तो खंबे की तरह खड़ी हुई चट्टाने भू स्तंभ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भू स्तंभ कहलाती हैं। ऐसा लगता है कि जमीन से कोई खंबा खड़ा हो, जमीन पर कोई खंबा खड़ा हो। ठीक है, सीधे होते हैं। गुंबद आपने देखा होगा, गुंबद इस तरह से होते हैं और जो खंबे होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, भूस्तंभ किसे कहेंगे, डिमाइसेल्स को हम भूस्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब मिश्रित चट्टानों का मुलायम चट्टान कट जाती है, मुलायम चट्टान कट जाती है तो कठोर खड़ी चट्टान, तो कठोर खड़ी चट्टान, जो चट्टान है कठोर है, खड़ी चट्टान, तो कठोर खड़ी चट्टान को क्या कहा जाता है, भूस्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूस्तंभ कहते हैं। अब जो भूस्तंभ होते हैं वो बिल्कुल खंबे की तरह दिखते हैं। किसकी तरह दिखते हैं, खंबे की तरह दिखते हैं। सभी के हम फिगर बताएंगे,
ठीक है, आप बना लीजिएगा, क्योंकि वो चीज, ये चीज आप याद करेंगे तो आपको नहीं याद होगी, लेकिन जब आप फिगर बनाएंगे ना तो वही चीजें सब स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, किसको नहीं दिख रहा है? सभी को दिख रहा होगा। खम्बे की तरह होती है, क्यों? आस्था, लवली, दिखाई दे रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहां तक लिख लिया सभी ने? तभी तो कह रहे हैं आपको साथ साथ लिखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं मशरूम रॉक। मशरूम रॉक देखिएगा, इसको मशरूम रॉक कहते हैं, गारा कहते हैं, और छत्रक शिला कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक शिला। अब पहले इसको आप समझिएगा। सबसे पहला मशरूम, मशरूम क्या होती है? कवक, आपने देखा होगा इस तरह से कवक होता है ना, जो बरसात के सीजन में आपने देखा होगा इस तरह से आपको दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? इस तरह से देखा है ना, ये बरसात के सीजन में बहुत दिखाई देता है। तो ये क्या क्या कहते हैं आप लोग? कुकुरमुत्ता कहते हो कुछ लोग इसको, कुकुरमुत्ता, वो खाने के प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मशरूम जैसे छाता होते हैं उनको उनका प्रयोग हम खाने में करते हैं। ठीक है, तो मशरूम राख हो गया। दूसरा क्या हो गया? इसी को गारा भी कहते हैं, इसको गारा भी कहते हो। तीसरा इसका नाम क्या है? छत्रक शिला, यानी ये ऊपर छाते जैसे दिखाई दे रहा है, तो छाता जैसा होता है। शिला मतलब क्या होता है? चट्टान। तो ये चट्टान छाते जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको छत्रक शिला कहते हैं। ठीक है, हाँ वो कुकुरमुत्ता होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? जब नीचे की चट्टान मुलायम, जब नीचे की चट्टान मुलायम तथा ऊपर की चट्टान कठोर होती है, तो हवा के तेज प्रहार से, हवा के तेज प्रहार से नीचे की चट्टान कट जाती है, नीचे की चट्टान कट जाती है। इसी को क्या कहते हैं? मशरूम रॉक कहते हैं। मशरूम रॉक कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब नीचे की चट्टान मुलायम और ऊपर की चट्टान कठोर होती है, तो नीचे की चट्टान कट जाती है, इसी को मशरूम रॉक कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला जीवजैन। जीवजैन कठोर चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान के ऊपर मुलायम चट्टान होने से तेज चलने वाली पवन या तेज पवन ऊपर की चट्टान को काट देती है, तथा दवात या ढक्की, दवात या ढक्कन, ढक्कन देखा है ना, ढक्कन नुमा आकृति ढक्कन नुमा आकृति का निर्माण करती है, इसी को ज्यूजेन कहते हैं, इसी को ज्यूजेन कहते हैं।
क्या बोलते हैं, जीवजन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, जीवजन बोलेंगे। क्लियर, साथ में लिखते जाइएगा। तो जीवजन क्या है, कठोर चट्टान के ऊपर मुलायम चट्टान होने से तेज पवन ऊपर की चट्टान को काट देती है तथा दबात या ढक्कन नुमा आकृति का निर्माण करती है, इसी को जीवजन कहते हैं। चलिए अब हम कुछ आकृतियां आपको बना देते हैं, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है, फिर बाकी आकृतियां बाद में बनाते हैं। लिख लो, पहले लिख लीजिएगा। कोमल बहुत जल्दी नोट करती है, लिखती भी हो, तो शक हो रहा है तुम पे। कोमल, सुजाता, आस्था, रेणु सभी का हो गया। इसका मतलब हम ही धीमे लिखते हैं, तुम लोग तो बहुत फास्ट लिखते हो। अब हम आपको गलत गलत बोला करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, जिन लोगों ने लिख लिया उनका वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले और आकृति भी बनाते जाए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बात गर्त। मान लीजिएगा छोटी छोटी आकृतियां बना रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा ये कोई चट्टान है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है या ये मरुस्थल है। मान लीजिएगा ये क्या है, ये मरुस्थल है, ठीक है। अब मरुस्थल में यहां पर हवा ने क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया। हवा ने इसको क्या किया, बहुत गहरा गड्ढा बना दिया। अब इसी गहरे गड्ढे में पानी भर जाने से झील का निर्माण हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बात गर्त। बात गर्त किसे कहते हैं, वायु द्वारा बना गड्ढा। वायु द्वारा बना गड्ढा क्या कहलाता है, बात गर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, बात गर्त कहलाता है। और ये है क्या, ये मरुस्थल है। तो जब किसी मरुस्थल में हवाओं के द्वारा कोई गड्ढा बना दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बात गर्त कहते हैं, यानी हवाओं के द्वारा बना गड्ढा। क्लियर, आगे देखिएगा। अब सेकेंड पिक्चर। अब मान लीजिएगा अगर इसी गड्ढे में पानी भर जाए, इसी गड्ढे में अगर पानी भर जाएगा, कोई भी गड्ढा है और ये तो बड़ा गड्ढा है, ये बड़ा गड्ढा है कहाँ, मरुस्थल में है, तो ये क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। इसको हम प्लाया झील भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, प्लाया झील भी कह सकते हैं। राजस्थान की डीडवाना झील इसी का एग्जाम्पल है। राजस्थान की डीडवाना झील इसी का एग्जाम्पल है। आगे देखिएगा दूसरा, ये भी क्या है, मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल है। अब मरुस्थल में बीच बीच में कहीं इस प्रकार से आकृतियां आपको दिखाई देती हैं, इस तरह से आकृतियां आपको दिखाई देंगी। अब ये जो आकृतियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आकृतियां आप देख रहे हो, ठीक है, पूरा मरुस्थल था, लेकिन यही जो गुंबदाकार आकृतियां हैं, ये जो गुंबदाकार आकृतियां हैं, कैसी हैं, गुंबदाकार आकृतियां, ठीक है। इन गुंबदाकार आकृतियों को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेरे साथियों, इनको कहते हैं इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग, साथ ही साथ बनाते जाइए। इनको क्या कहते हैं, इंसेल वर्ग कहते हैं। क्लियर, इनको क्या बोलेंगे, इंसेल वर्ग बोलेंगे। तीसरी क्या है, तीसरी है मशरूम रॉक। चलिए देखिएगा, अब तीसरी बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। मशरूम रॉक क्या है, इसको समझिएगा। मान लीजिएगा कोई भी सेल होगी, अब उस सेल के कटने के बाद, वो सेल तो कट गई, लेकिन कटने के बाद इस तरह की कोई आकृति खड़ी दिखाई दे रही है, इस तरह की कोई आकृति खड़ी दिखाई दे रही है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो आकृति है, देखिएगा
ये जो ये वाला है ना, ये कठोर चट्टान होगी। ये कैसी चट्टान होगी? ये कठोर चट्टान होगी। और ये कैसी चट्टान होगी? ये मुलायम चट्टान होगी। तो मुलायम चट्टान क्या होती है? आसानी से कट जाती है। कठोर चट्टान नहीं कटती है, मुलायम चट्टान आसानी से कट जाती है। तो ये जो कठोर चट्टान है, ये आपको लग रहा है ना छाता जैसा? क्या लग रहा है? छाता जैसा लग रहा है ना? तो इसी छाते जैसी आकृति को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं मशरूम रॉक। क्या बोलते हैं? दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, चलिए देखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मशरूम रॉक, या इसी को मेरे साथियों बोलते हैं गारा। क्या बोलते हैं? गारा। तो अगर आपसे पूछा जाए मशरूम रॉक या गारा किससे बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पवन प्रवाह से बनते हैं। किससे बनते हैं? पवन प्रवाह से बनते हैं। किसी को कोई डाउट? आप में से किसी को भी कोई डाउट? छत्रक शिला, हाँ छत्रक शिला भी कह सकते हो, छत्रक शिला कह सकते हो, मशरूम रॉक कह सकते हो, या गारा कह सकते हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं? लेकिन आज ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि टाइम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया कितनी आकृतियां? अब बची क्या? ज्यूजेन, ज्यूजेन भूस्तंभ। चलिए ज्यूजेन और भूस्तंभ बात करते हैं। देखिएगा, जब ज्यूजेन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिएगा ये भी क्या है? ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी पर अनेक चट्टानें होंगी। मान लीजिए ये पूरी की पूरी चट्टान थी, ये पूरी की पूरी क्या है? चट्टान है। इस चट्टान में कहीं पर तो आपकी मुलायम है, कहीं पर आपकी कठोर चट्टान है, कहीं पर मुलायम चट्टान है, कहीं पर आपकी कठोर चट्टान है। तो जो कठोर चट्टान है वो तो खड़ी रहेगी, मुलायम चट्टान क्या होगी? कट जाएगी। मुलायम चट्टान क्या होगी? कट जाएगी। तो यहाँ पर जो आकृति देख रहे हैं, जैसे ये है ना, इसको हम क्या कहेंगे? भू स्तंभ कहेंगे। इसको हम डिमाइस जेल्स कहेंगे, भू स्तंभ कहेंगे। तो देखिए तीनों की आकृति अलग अलग है। यहाँ पर गुंबदाकार है, ये छत्रक आकार का है, और ये आपके खंबे का आकार है, खंबे जैसे आकार का है, डिमाइस सेल्स। क्लियर? अगला ज्यूजन देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पृथ्वी पर मान लीजिएगा यहाँ पर चट्टानें बनी हुई हैं, यहाँ पर क्या है? चट्टानें बनी हुई हैं। इन चट्टानों की अगर हम बात करें, ठीक है, ये वाली जो आकृति देख रहे हो, ये अलग प्रकार की सेल है। इसको हमने अलग प्रकार से इसीलिए कलर किया है कि आप ये समझ सकें कि ये अलग प्रकार की चट्टान है। ये कैसी है? ये अलग प्रकार की चट्टान है, ये अलग प्रकार की चट्टान है, ठीक है। तो जब हवा चलती है, जब हवाएं तेज गति से चलती हैं, तो ये बीच बीच से कट जाती है। मान लीजिएगा ये ऐसे कट जाएगी, दिखाई दे रही ना? तो इस तरह से ये कट जाती है, ऊपर का थोड़ा हिस्सा कट जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे नहीं दवात हो। देखिए दवात का ढक्कन, ऐसा लगता है दवात का ढक्कन हो। देखिए तो इस तरह से जो चट्टान बनती है, इस तरह से जो आकृति बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ज्यूजेन या ज्यूगेन। इसको क्या बोलते हैं? ज्यूगेन बोलते हैं। क्लियर? हाँ, ऊपर वाला जो होगा
इसमें ऊपर वाली जो होगी, ऊपर वाली परत कैसी होगी, हम ये कह सकते हैं ऊपर वाली मुलायम होगी और नीचे वाली कठोर होगी। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा कटेगा ना, ऊपर वाला हिस्सा जो कटेगा वो अपवहन से कटेगा, यानी जो हवाएं तेज गति से चलेंगी तो ऊपर वाले हिस्से से टकराएंगी और जो हिस्सा मुलायम होगा उसको उड़ा के ले जाएंगी। इसीलिए दबात नुमा आकृति बनती है। कैसी? दबात नुमा आकृति, दबात नुमा आकृति बनती है। इसी को जीवगन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवगन कहते हैं। क्लियर? हाँ, टाइम मेरे मतलब जो हम पढ़ाते हैं ना तो टाइम बहुत धीमे धीमे जल्दी जल्दी चलता है, जब सर पढ़ाते तो बड़ा धीरे धीरे चलता है ना। अच्छा बताइए, हम पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे तो ज्यादा मजा आता है या सर पढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है? घंटा किसके में बड़ा होता है? हम जब पढ़ाते तो घंटा बड़ा होता है, सर पढ़ाते तो घंटा बड़ा होता है। बच्चे कहते हैं आप पढ़ाते तो पता नहीं चलता। बच्चे कुछ नहीं लिख रहे, बच्चे हंस रहे हैं। चलिए, खैर ये बात समझ में आ गई। ये चीजें आप बनाते रहिएगा, क्योंकि पता है जब पेपर देने जाओगे ना तो लिखा हुआ भूल जाओगे, लेकिन ये जो ऐसे अगर आपने बनाया है तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यार डांग। चलिए यहां पर देखिएगा, अब हम बात करते हैं यार डांग की। यार डांग देखिएगा, यार डांग क्या है, इसमें थोड़ा अंतर है, इसको आप ये समझ लीजिएगा। समानांतर, समानांतर या लंबवत, समानांतर या लंबवत, समानांतर या लंबवत मुलायम व कठोर चट्टानें, कठोर चट्टानें, कठोर चट्टानों में जब मुलायम चट्टान को काट देती हैं, मुलायम चट्टान को काट दिया जाता है तो यार डांग बनते हैं। तो यार डांग बनते हैं, यानी यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है समानांतर या लंबवत मुलायम व कठोर चट्टानें, यानी यहाँ एक के ऊपर वो नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर चट्टान बना रहे थे, इसके ऊपर बना रहे थे, नहीं, अब यहाँ पर लंबवत चट्टानें होंगी। कैसे लंबवत होंगी देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा यह आपकी, ये ठीक है, यह आपकी कठोर चट्टान है, इसी के लंबवत मान लीजिएगा ये जो चट्टान है यह मुलायम चट्टान है, ये क्या है, मुलायम चट्टान है, और इधर से चलने वाली हवाएं, हवाएं तो भैया चलती है हर दिशा से, जब हवा इस दिशा से चलेगी, जब हवाएं इस दिशा से चलेंगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कठोर चट्टान है, थोड़ा बहुत तोड़ेगी, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब चट्टानें इधर से चलेंगी, सॉरी, जब हवाएं इस दिशा से चलेंगी और लगातार इस मुलायम चट्टान से टकराएंगी, देखिए क्या कर रही है, लगातार इस चट्टान से टकरा रही है, तो जब लगातार इस चट्टान से टकराएंगी तो सबसे पहले ऐसे तोड़ेंगी, फिर ऐसे तोड़ेंगी, फिर ऐसे तोड़ेंगी, इस तरह से इसको काटती चली जाएंगी, इस तरह से इसको काटती चली जाएंगी, और जो आकृति बनेगी आप देख रहे हो, ये आकृति आपकी इस तरह से बनती है, इस तरह से आकृति बनती दिखाई देती है। दिखाई दी ना, इस तरह से आकृति बनती दिखाई दी।
तो ये जो आकृति है, ये दिखाई दे रही है ना, कि अंदर एकदम गड्ढा जैसा कर देती हैं, अंदर एकदम गड्ढा जैसा कर देती हैं, इसी आकृति को कहते हैं यार डांग। क्या बोलते हैं? यार डांग, यार डांग। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद साथियों डाई क्रॉन्टर, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? डाई क्रॉन्टर। यहां पर आप लिखना, जब पवने हर ओर से चट्टान को काटती हैं, हर ओर या तीन ओर से चट्टान को काटती हैं, तीन ओर से, तीन ओर से चट्टान को तो अपरदित आकृति, तो अपरदित आकृति डाईक्रॉन्टर कहलाती है। जैसे मान लीजिएगा कोई ये चट्टान है, दिखेगी नहीं आपको, थोड़ा ऊंचा करते हैं। मान लीजिएगा ये कोई चट्टान है, ठीक है। अब अगर इस पर, भाई कोई चट्टान है तो चारों दिशाओं में, कोई पर्वत है तो उसकी चार दिशाएं होगी, ऊपर भी होगा, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाओं में फैला होगा। वैसे ही ये भी जो चट्टान है या जो भी ये पर्वत है, जो भी है, तो मान लीजिए जैसे इसका आकार ये है, ठीक है, तो इसको तीन ओर से अपरदित करेगा, एक इस ओर से भी अपरदित करेगा, जिस कारण इसका जो आकार होगा वह इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का आकार इस तरह का हो जाएगा। देखिएगा, इसका आकार इस तरह से हो जाएगा। इधर भी काटा, ठीक है, इधर से भी चलने वाली हवाएं इसको काटेंगी, जिस कारण इसका आकार इस तरह का हो जाएगा। देख रहे हो ना, इस तरह का हो जाएगा। और ये वाली आकृति भी इसको काट देगी, यानी ये ऊपर जो है ना, ये भी कट जाएगी, अर्थात इस तरह की आकृति हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? डाईक्रॉन्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाईक्रॉन्टर कहते हैं, डाईक्रॉन्टर कहते हैं। तो आप क्या कहोगे? डाईक्रॉन्टर एक ऐसी आकृति है जो हर ओर चट्टानों के कटने से बनती है। हर ओर चट्टानों के कटने से बनी आकृति डाईक्रॉन्टर कहलाती है। हर ओर चट्टानों से बनी आकृति, हर ओर चट्टानों से, चट्टानों को तीन तरफ से कटने से बनी आकृति डाईक्रॉन्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? डाईक्रॉन्टर कहलाती है। क्लियर? अभी वो हम आपको आगे बताएंगे। मेसा और बूटी अभी आगे पढ़ाएंगे। मेसा और बूटी दो तरह से बनती है, इसीलिए इसमें नहीं लिखाया, ठीक है। तो डाईक्रॉन्टर क्या है? जब पवनी हर ओर या तीन ओर से चट्टान को काटती है तो अपरदित आकृति डाईक्रॉन्टर कहलाती है। क्लियर? देख लिया ना, यानी जो चट्टान थी ये किस तरह की थी और अब चट्टान किस तरह की हो गई, आप देख सकते हो। यानी इस तरह की चट्टान बन गई, इस तरह की चट्टान बन गई, यहां से भी कट गई, यहां से भी कट गई और ऊपर से भी कट गई। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो भाई चलो, तो भाई आज तो यही आकृतियां हो पाएंगी, क्योंकि समय जवाब दे गया है ना, इतना गति से खींचे हैं, फिर भी जो हमने सिर्फ आपको अपर्दन आकृतियां ही पढ़ा पाए। तो भाई रूपवती, लवली, वंदना, सुमन, आस्था, गुड़िया, रूबी, कोमल,
निखत, सुजाता, आस्था, सभी लोग बताइए भाई, क्लास समझ में आई या नहीं आई? कभी अगर और पढ़ाएंगे ना तो मैथ की क्लास छूट जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय कितना हो गया, 4:55 हो चुका है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से हिंदी की क्लास में। समझ आया? जो कल आप कह रहे थे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, घनघोर समझ में आ गया? शान मोहम्मद गायब है, अभी ये 2 दिन बाद फिर चिल्लाएंगे आके, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। ये टॉपिक बहुत ही टफ है और इससे भी टफ अभी हिमानी आने वाला है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग चित्र से पहचाने, चित्र को बार बार बनाएं, ये रटे नहीं, चित्र को बार बार बनाएं। अगर बार बार बनाएंगे तो चीजें स्वतः ही आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो चलिए भाई, अब तो घनघोर समय हो गया है जाने का, तो मिलते हैं आपसे ठीक 6 बजे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी भाई दीजिए जाने की इजाजत, धन्यवाद।